Good morning everyone, it's Srinapad, a student of class 9A going to present an activity. So, we went here for an activity that was based on animal husbandry, fertilizer and manures. So, we looked after the activity. So, I am here with my group A going to have a debate with group B. I am Mayank Mishra of class 9th. On behalf of Group B, I am here to introduce the topic of biology that we are going to present. And our topic is cattle farming. And I am with my teammates or group members, and they all are my group members. So, my first question from group B is, what do we observe from this activity? Can I answer? Okay, answer please. यहाँ पर हमने देखा कि जो गाय हैं वो मतलब अच्छी तरीके से रह रही हैं, जैसा कि हमने कैटल फार्मिंग में पढ़ा था कि कोई भी कैटल है उसकी हमें मतलब ब्रीडिंग केयरिंग करनी चाहिए, उसे फीडिंग करनी चाहिए। यहाँ पर अब ऐसा हमने देखा कि यहाँ पर जो गाय हैं उन्हें अच्छी तरीके से देखा जा रहा है, उन्हें खाने के लिए भूसा और मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरी है उनके लिए न्यूट्रिएंट्स वो मिल रहे हैं। और उन्हें अभी जैसे कि हमने देखा कि उन्हें अभी खुला छोड़ा गया ताकि वो थोड़ा घूम लें, जिससे उनके जो भी मतलब पैर वगैरह हैं वो जाम ना हो और वो हेल्दी रहें। और यहाँ पर उनकी अच्छे तरीके से देखभाल हो रही है, जो कि हमने पढ़ा था बिल्कुल इसी प्रकार। थैंक यू। So now my question from group A is, why cleaning is so necessary for the proper growth of the cattle? Okay. क्लीनिंग, अगर क्लीनिनेस नहीं रहेगी जहाँ पे गाय रहती है या फिर उनकी साफ़ सफाई नहीं होगी तो वो अनहेल्दी रहेंगी। अगर वो अनहेल्दी रहेंगी तो वो अनहेल्दी मिल्क प्रोड्यूस करेंगे या फिर जो भी डेयरी प्रोडक्ट होंगे जो मिल्क बनते हैं वो सब अनहेल्दी रहेंगे। और जो हमारी गाय वगैरह है वो भी अनहेल्दी रहेंगी तो हो सकता है वो मर जाए, उनको कोई डिजीज़ हो जाए और उसमें खर्चा भी बहुत आता है। और अगर वो मिल्क अच्छे से नहीं देंगी तो जैसे वो बीमार होंगी। और क्लीनिनेस रहेगी जहाँ पे मतलब वो रह रही है तो फिर वो एकदम हेल्दी रहेंगी और हेल्दी मिल्क आएगी। So my question from group B is, why is it necessary to feed a healthy husk to the cows in the place? It is necessary to feed the healthy husk to the cows for the good quality of the milk as well as for their healthy growth. Now, if you, my teammates have any question for group A, please ask. अपन जो इंडियन ब्रीड्स यूज़ करते हैं, रेड सिंधी और साहिवाल, वो अपन क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग रेड सिंधी और साहिवाल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो अपना इंडियन है उसमें जो बाहर की जो गाय होती है उनका जो मिल्क होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। और जो अपने इनलैंड ब्रीड्स होती है जैसे रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, जो गुजराती ब्रीड्स होती है, इनका मतलब क्वांटिटी भी आती है लेकिन मिल्क की जो क्वालिटी रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। इसलिए अपने जो ज़्यादातर गौशालों में आपने देखा होगा जो मतलब ज़्यादातर साहिवाल और गिर रखती हैं और जो सिर्फ बिजनेस पर्पस मतलब नॉर्मली रखते हैं वो ज़्यादातर एक्जॉटिक रखते हैं, लेकिन मेनली हमें रखना चाहिए इनलैंड ब्रीड जैसे कि रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। तो इसमें ना ये अपन इसलिए रखते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंट कंट्रोल करती हैं, मतलब इनको डिजीज़ होती है तो जल्दी रिकवर कर लेती हैं, इसलिए अपन ये इनको रखते हैं और ये ज़्यादा प्रोडक्शन भी मिल्क का देते हैं। What is the difference between farmyard manure and composite manure? Okay. So, farmyard manure. Farmyard manure is prepared with the use of cow dung or any waste material of any cattle, for example, goat, cow, buffalo. Farmyard manure, like cow dung or their waste, is normally thrown into a dug area or on a field, so that after some time, after 4 to 5 months or 8 to 9 months, the organisms, microorganisms, decomposes it and it is converted into manure. That makes the natural fertility of the soil increased. But the difference is, the manure which is created from the cow dung or any waste material of any cattle is known as farmyard manure. But the proper definition of composite manure is, in composite manure, we normally dug the area and we put the waste material inside it and we just cover it from the mud and after 8 months it is converted into manure. Then after it is converted into manure, we just dig the field again and take the manure and just spread in the field. I have one question. Okay. So as we know that we can feed husk to the cows, मतलब हम गाय को भूसा खिला सकते हैं.
So why grazing is important for the cows? Why हम लोग छोड़ क्यों देते हैं कि ताकि वो घास चरे, जबकि हम उन्हें खाना खिला सकते हैं, क्यों? Can I answer? Yes. In human when we walk और जब हम टहलते हैं तो हमारा जो खाना रहता है वो भी पचता है, जिससे हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारे खाने से मिलना चाहिए। ऐसे ही अगर हम उसे बांध कर रखेंगे या मतलब खिलाते रहेंगे और वो अगर घूमेगी नहीं, बाहर जाएगी नहीं, घास वगैरह नहीं चरेगी, तो उसका जो खाना जितने अच्छे से डाइजेस्ट होना था वो नहीं होगा और उसे इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। This is not the perfect answer of my question. I asked that why is grazing important if we are feeding the cows by using husk? हम उन्हें खाना खिला रहे हैं तो बाहर जाके उनके चरना क्यों ज़रूरी है? वो खाना क्यों खा रही है? घूमने तो कहीं भी जाए, हमें का मतलब चरना क्यों ज़रूरी है उनका? तो जो हम खाना खिला रहे हैं जरूर वो हम मतलब रखा हुआ खिला रहे हैं, लेकिन जब वो मतलब बाहर चरने जाएंगी या मतलब बाहर टहलने जाएंगी, जब वो खाएंगी तो फ्रेश खाना खाएंगी जिसमें मतलब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। And I have one question. Can you define the lactation period? Especially why we don't hear about this topic. Ma'am, I have a proper answer of the last question. So the lactation, ma'am, may I define the lactation period? Yes, you can answer. So the amount of the milk produced by the cow after giving the birth of a calf, that is called the lactation period. And this lactation period is long in the exotic breeds such as brown Swiss as well as the brown Swiss and as well as in Jersey breed. Okay, so They my have the doubt long is- lactation period as compared to the Indian breeds. I have a doubt. Is production of milk is affected after giving birth to a calf? Yes, because calf also needed milk that cow produce, and we also needed milk. So after giving the birth of the calf, most of the milk is supplied to the calf, and the milk that remains, the human extract it from the cows for their household use. No, it is not the correct answer. That's correct answer. I am also connected from a little bit villages, so I know some more about this. That after giving a birth to a calf, the first milk of the cow should be given to the calf, because the milk which is the first milk of the cow, जो हमारा फर्स्ट मिल्क काऊ का रहता है वो ह्यूमन डायरेक्टली अगर यूज़ करेगा तो वो उसको डिसीज़ हो जाएगा। मीन्स वो इतना हेल्थी नहीं रहता ह्यूमन के लिए, बट फॉर द काल्फ वो सबसे बेस्ट रहता है। जो फर्स्ट मिल्क रहता है वो इतना एनर्जेटिक रहता है कि अगर ह्यूमन डायरेक्ट यूज़ कर ले तो नेक्स्ट डे उसको कोई ना कोई डिसीज़ हो जाएगा। और अगर हमें उसे यूज़ करना है तो हमें उसको बॉयल करके वगैरह करके कुछ पीना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा, एंड इसलिए हम उसे डायरेक्ट ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकते। काल्फ यूज़ से डायरेक्ट यूज़ किया। I have one question. जो काऊ का गोबर रहता है उससे हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं ज़्यादातर? मैम हमारा जो गांव होता है वहाँ पे सबसे पहले जो गाय का गोबर रहता है उसमें पानी वगैरह मिला के, जैसे जो कच्चा घर होता है जिसके यहाँ पे वहाँ पे से पूरे यार पोतते ताकि मतलब पूरा एकदम लिक्विड बना देते हैं उसको, और फिर पूरे जो अपना आंगन रहता है वहाँ पे पूरा ऐसे फैला देते हैं ताकि मच्छर ना आए, कीड़े मकोड़े ना आए, उससे मच्छर वगैरह दूर रहते हैं। और गोबर से मतलब कंडे भी बनाए जाते हैं, कंडे या फिर अपन कह सकते हैं काउडंग के केक टाइप बना सकते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े। उसको जो कच्चा चूल्हा होता है अपना जो मिट्टी से बनता है उसके अंदर रख के अपन उससे आग पैदा कर सकते हैं ताकि वो बहुत देर तक जलता भी है, सुलगता है, और उससे खाना भी बनाया जाता है। और बायोगैस, और जैसे हमारी जो गौशाला है वहाँ पे भी एक बायोगैस का सिस्टम, मतलब जो हमारा काउडंग रहता है उसको स्टोर करते हैं, उससे फिर जो गैस रिलीज होती है वहाँ पे मशीन थी उससे वो बायोगैस बना देते हैं, फिर उससे अपन खाना भी बना सकते हैं। उसको छत पे भी रख सकते हैं। The cow dung which we use for making that kandas, the kandas can be burnt, which the smoke of with that kandas is used for removing the insect in our homes. At the place of burning neem leaves, we can also use that kanda. Can I have one question. जैसे कि भैया कृष्णा ने कहा कि जो कंडे का धुआं रहता है उससे हम मच्छर वगैरह को भगा सकते हैं, लेकिन उससे तो खांसी वगैरह भी होती है, इसलिए जो नीम है
उसकी पत्ती जलाने से ज़्यादा फायदा रहता है ना कि कंडे की। वो CO2 छोड़ता है ना कि। So when I said that is used for human, that is used for cows only. I have answer. No, it is also used But for it humans. also harmful for the cow. Ma'am, I have answer. Ma'am, I have answer. मैम अगर हम लोग जैसे जो भी अपना तगाड़ी वगाड़ी है उसमें अगर अपन नीम को अगले से जलाएंगे तो वो बहुत जल्दी होता है, इसलिए नीम के नीचे अपन कंडा रखते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर सुलगाते हैं और जब उसे धुआं निकलने लगता है उसके ऊपर नीम रख देते हैं। ऐसा होता है ना कि दो कोई एक चीज़ होती है। I have one question. Can you define that why disease resistance capability is necessary in the cattle and how it affect the cattle? क्योंकि अगर किसी भी कोई भी I have a question. Disease resistance ability is very necessary in cattle because if it will be weak in the cattle, so cattle will easily get affected by the diseases, and if the cattle will face any disease, so the production of milk or any dairy product that it is giving to us will be affected also. Then we will not get the profit. In fact, the charges of giving the cattle a good treatment is very costly. So if the cattle will get face any disease, so the production will also get affected. We will not get the quality of production, and the cost of treatment will also get increased. So there will be a lot of loss. I have one question. That the cow could cow जो हमारा गाय वगैरह वो मर भी सकती है। मेरे को एक Biggest doubt loss. है. I have one doubt that and question also that you can that as we know that the lactation period is very long in exotic breed, and in inland breed of cattle the disease resistance capability is very better. So by which method we can gain that two abilities of the By two breeds? hybridization. By what method? By hybridization. Can you explain the hybridization? By hybridization, we can use one species and the second species to breed and give a new production of Now I have a question. reproduce a new breed. So the new breed will have the capability of producing a good quality of product, and second will have the disease resistance quality enough to face the disease. Can you tell me the more ability of that new variety that we get from the cross breeding? बाय क्रॉस ब्रीडिंग हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब जैसे दो ब्रीड्स को मिक्स किया तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कम खाए मिल्क ज़्यादा दे, या फिर जो रिप्रोड्यूस करे तो एकदम तगड़े हो और जो हेल्दी हो, और जैसे जो मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करे कम खाए, ऐसा वो भी एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। Means हम उन्हें कम इनपुट दें, वो हमें ज़्यादा आउटपुट दें. Now I have a question. Tell about types of manure. There are 4 types of manure: farmyard manure, composite manure, vermicomposite manure, and green manure. So green manure. Okay. So green manure I would like to explain in Hindi. ग्रीन मैन्योर में क्या करते हैं, हमारे फार्मर की जितनी फील्ड होती है तो हम जानते हैं कि जो हमारी पल्सेस होती हैं जिनको हम कहते हैं लेग्यूम प्लांट, तो उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है. ठीक है, तो क्या होता है कि हम जब उन्हें फील्ड है, अगर तुम्हें राइस उगानी हो तो तुम राइस उगा लो, और बाउंड्री पे या फिर बीच बीच में कहीं भी तुम क्या करो कि दाल उगा दो. ठीक है, अब जब दाल उग जाएगी तो तुम उन्हें हार्वेस्ट करोगे, हार्वेस्ट तो कर लिया, पर जो उनका रिमेन है उसमें अभी भी बहुत अच्छे अमाउंट में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, जो कि सॉइल के लिए और अगले प्लांट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है. तो क्या हार्वेस्ट तो कर लिया हमने, जो उसका फ्रूट था वो हमने ले लिया है, अब क्या करेंगे कि हम उसी के साथ ही पूरे फील्ड को प्लग कर देंगे, उसके वेस्ट को बिना कहीं हटाए उसके वेस्ट को वहीं रहने देंगे और फिर पूरे फील्ड को प्लग कर देंगे. तो जो उनका रिमेन होगा वो उसी फील्ड में हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा. डिकम्पोज हो जाएगा तो उसके अंदर का नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो कि उसके अंदर था वो भी फील्ड में चला गया, फील्ड में चला जाएगा तो फिर फील्ड क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्वांटिटी उसमें अच्छी एनफ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हम नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करेंगे तो उन्हें वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी नेचुरल फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होगी एज वेल एज हमारे नेक्स्ट क्रॉप की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी. तो ये होता है ग्रीन क्वेश्चन फ्रॉम सी ग्रुप. Why breeding is necessary in cattle farming? You already discussed this. Okay, let me explain it again. I Breeding is very important in animal husbandry. Last answer. Breeding is very important in animal husbandry because, as we know that every species needs to reproduce, otherwise the species will get extinct.
So breeding is very important because the cattle will get old, and as they will get old, the production of their product will decrease. And if they will not breed, so the species of that cattle or any animal will get extinct. So that's why breeding is very important, because if they will breed, so their species will not get extinct. Second, if they will breed, so the old cattle that are not able to produce any type of product will not be able to produce. So the new breed, the new baby of their cattle will be able to produce the product. This is why breeding is very important. I have question. I have also question. First one. Question is Difference between vermicomposite and a composite manure. So in composite manure, the farmer dig a pit, then he dump all the waste in that pit for 8 months. And sometimes farmers also cover that pit with the mud cap, because in rainy seasons the water fill in that pit and it will harm the manure that we are decomposing from the 8 months. And by that method, the manure that we obtained after the 8 months, that is called the composite manure. And in vermicomposite manure, the plant plant remains and the animal excreta is decomposed by the help of the earthworm, and the manure that we have to obtain from that is called the vermicomposite manure. That is the basic difference between these two methods. I have question. Which type of breed is more profitable, exotic or Indian? Inland. Indian is more profitable. Inland breed is most profitable. No, for commercial purpose, the Jersey is more exotic breed is more good. But for quality or health, the inland breed is more good and Profitable means commercial. I think that the breed that we obtain from the cross breeding of this exotic and inland breed, that breed will more profitable for the commercial. That is more profitable, but because they have both the qualities of the disease resistance as well as the But he asked which is more profitable, exotic or inland. He didn't ask about the hybrid. So the inland, so the exotic breed is More profitable in commercial processes or in health, Indian. My question. My question is why nitrogen and phosphorus is necessary to give the plant? My question. Nitrogen is phosphorus is needed in a large amount by the plant, as it comes under the macronutrients. That is why it is very necessary for the plants, and by the fertilizers we provide nitrogen and phosphorus to the plant, because these two nutrients are very necessary for the plant as compared to the other nutrients. What is macronutrient? Macronutrients are those nutrients which are required by that are required in a large amount by the plants, that are called the macronutrients. What is zinc? Macro or micro? Zinc is a micronutrient because it is required in a less quantity by the plant. Names of macronutrients and What is and explain the work of them. now only you have said that composite manure means let me ask that we will make a hole and put all the waste in that. You said this only. So yes. So on the place of that waste, we can we also use cow dung? Yes or no? Yes. So tell me, what is the difference between farmyard manure and composite manure? Because cow dung is used in farmyard manure. In composite manure, the farmers dig a hole or pit, but in farmyard manure, farmer did not dig a pit. Farmer put up all the animal excreta as well as the plant remains, then it dumped into the field, and then the microorganisms present in the field decomposed it. But in composite manure, the farmer dig a pit and then it dump all the plant remains and animal excreta in that What pit. is the difference in the Yes, duration? I am telling you this. What is the difference in the duration of these two? Duration. For the composite manure, the time is required almost about 8 months, and in farmyard manure, the time required only 1 month or 2 months. How can we resist it? It's wrong. It's wrong. So what is the right answer? 6 months. 6 5 months to 6 for months. 5 to 6 months. Because it takes a long time to get Question. converted into Because manure. I said in both the cases, I said you have to use only the cow dung. You can buy the manure from the farmer. Question. That's how you do that. क्वेश्चन सॉइल फर्टाइल करने के लिए मैन्योर ज़्यादा अच्छे रहेंगे फर्टिलाइजर्स अगर मैन्योर रहें तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है
सॉइल फर्टाइल करने के लिए मैन्योर ज़्यादा सही रहेंगे, बल्कि मैन्योर ही रहेंगे, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी के लिए केवल मैन्योर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि वो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी घटाते हैं, तो इसका आंसर केवल मैन्योर है। अगर मैन्योर है तो लेकिन उससे प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज होगा। पर तुमने पूछा कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं पूछ रहे। एडवांटेज एडवांटेज बता रहे ना। मैन्योर का एडवांटेज ये है कि मैन्योर अगर हमने क्रॉप के लिए यूज़ किया तो क्रॉप की क्वालिटी बढ़ती है, मतलब कि क्रॉप हेल्दी होगी, उसको खाने में कोई डिजीज नहीं होगी। दूसरा वो माइक्रो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बोला तो क्वांटिटी का क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। ही आस्क फॉर नेचुरल फर्टिलिटी नॉट फॉर क्वांटिटी। नहीं तो एडवांटेज है तो फिर डिसएडवांटेज भी तो है, हम कैसे फीड करेंगे इतनी उसने सारी एडवांटेज जनसंख्या पूछा है भाई, तो डिसएडवांटेज कहां जा रहा है? But- We also ask for the disadvantage. But by using fertilizers also we can. मेरा आंसर तो सुन लो यार। पहला एडवांटेज कि हमने मैन्योर अगर यूज़ किया तो क्रॉप की क्वालिटी इंक्रीज होगी, जो कि हमें कोई डिजीज़ नहीं होने देगी। दूसरा कि जो नेचुरल फर्टिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी। तीसरा कि जो मैन्योर होते हैं वो थोड़ी स्टिंकी होते हैं, मतलब बदबू आती है उससे, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी स्मेल से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और अर्थवॉर्म भी, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा क्रॉप क्या होगा, वो इजीली ग्रो कर पाएगा। चौथा क्या होगा, वो कोई भी तरह का पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। जैसे फर्टिलाइजर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है, वैसे वो कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। अब डिसएडवांटेज है मैन्योर का, केवल एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि मैन्योर से हम क्वालिटी तो बढ़ा देते हैं पर क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। जो कि हम बढ़ा सकते हैं कैसे, वो हम बढ़ा सकते हैं फर्टिलाइजर के थ्रू। हम HYV सीड यूज़ करेंगे, हाई वैरायटी सीड, जिनको उगने के लिए चाहिए होता है फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर क्या है, केमिकली होता है, केमिकली बनते हैं, तो वो केमिकल्स हेल्प करते हैं HYV सीड्स को। HYV सीड हम प्रॉमिस करते हैं क्या कि हमें अगर आप ग्रो करोगे तो हम नॉर्मल जो नॉर्मल सीड्स है, जैसे ट्रेडिशनल सीड हो गई, मैन्योर यूज़ कर अगर हम, तो वो 4 ग्रीन देगी। तो HYV हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उसको दुगना या फिर 8 या फिर 12। क्वांटिटी के लिए फर्टिलाइजर्स अच्छे होंगे कि मैन्योर्स? फर्टिलाइजर्स, बट फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज ये है कि वो नेचुरल फर्टिलिटी डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ज़मीन बंजर हो सकती है, मींस बैरल लैंड। अगर मतलब अगर हम उसी चीज़ को 3 साल बाद अगर उस सॉइल पर उगाएं तो उतना अच्छा इंक्रीज दे पाएगा क्या वो? कैसे? जैसे 2-3 साल बाद अगर उस जगह पर हम अगर कुछ क्रॉप उगाते हैं तो उतनी अगर फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो तो नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर क्या कहते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी घटा देती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में वो कम होते जाते हैं करते करते जो बैरल लैंड होता है, मतलब बंजर ज़मीन, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो चुके हैं। और अगर इस बार अगर तो अगर हमने पहले फर्टिलाइजर्स यूज़ किया और फिर उसके बाद अगर मैन्योर्स यूज़ किया तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना? हाँ, दिक्कत। Can you define the nitrogen cycle and which bacteria is present in the root nodules of the leguminous plant, which is required for the nitrogen cycle, and explain the nitrogen cycle as well as. Anyone is able to define the nitrogen cycle? Please define nitrogen cycle. Define nitrogen cycle. I can try. The bacteria present in the root nodules of leguminous plant is ribosium. Let me try. And what is the nitrogen cycle? मैं बता रहा Let me How try. we perform the nitrogen cycle? ये And the nitrogen nitrogen cycle that में and the nitrogen please that is required by the plant is required by the plant in a simple compound or in organic compound. जो हम राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो रूट नोड्यूल्स में, जो एयर फॉर्म में जो नाइट्रोजन रहती है उसको कन्वर्ट करता है जो लिक्विड नाइट्रोजन में नहीं, जो मतलब सॉइल के अंदर जो रूट्स ले सके उस, मतलब राइजोबियम जो बैक्टीरिया In रहता which form? It converts nitrogen into which form? Oh, Doraemon. Compound nitrogen. कंपाउंड नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रोट्स, nitrates and nitrates, nitrites, and then the root nodule, the rhizobium bacteria, the root nodules can take nitrogen for the plant for the process of growth. And then how its cycle repeats again? Actually, this is out of the topic. Yes. And No, but we can share by our the help of Okay, the let me nitrogen answer. is Let me answer. The excreta of any animals, like we also, when we fart, so the gas contains large amount of nitrogen. Okay, so like that only, our poop or cow dung also contains large amount of nitrogen. So as we know that we prepare manure, so manure contains cow dung and all. This is why the cow dung contains nitrogen, and that nitrogen gets inside the soil as we prepare the manure of using cow dung, and that soil will increase the quantity and quality also. And then the nitrogen will, the ribosome will convert the nitrogen into nitrogen compound, and then the plant will absorb it, and the plant quality will increase. I have a question. I have one question.
traditional hybridization and genetic engineering. Which one is good and better? And explain why. And define that too. Yes. Also. मैं Yes. जो जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें क्या होता है Genetic hybridization. जेनेटिक इंजीनियरिंग उसमें मतलब जो उनका मेन गैमेट होता है जो दोनों ब्रीड्स का उन दोनों को केमिकल मतलब एक अलग टेस्ट ट्यूब टाइप में मतलब कुछ मिलाते हैं लेकिन डायरेक्टली ब्रीड नहीं करवाते। No, I am say that what is better. उसने पूछा डिफाइन करना है। Define not better. What is Which better? is better? बेटर अपना जो ट्रेडिशनल नहीं है वो बेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग। Why? Because we can modify the chromosome, na? We will be getting desired characteristics of the animal. So in traditional hybridization, No, in traditional we are indirectly we are doing experiment because we don't know what is going to come after reproduction. What is the difference between this is micro not and answer micro? proper. In traditional hybridization, the desirable gene and both genes are present, and in genetic engineering GMOS, example BT cotton, where only advantage मतलब genes are present, अच्छे genes only present रहते हैं इसलिए वो Can you tell me the two methods of hybridization? Genetic and traditional. Two types of hybridization. hybridization, not genetic. हिंदी में मतलब एक शायद अगर मतलब जो पहला टाइप है उसमें वो डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग Example of genetic engineering or GMOS. Example. Varietal and intervariate. Tell me what I is have one poultry question. farming. No one. ओए ओए मैं पूछ रहा हूँ। Example of अरे genetic तू रुक रे। engineering, please. Ma'am, how fertilizers increase yield in crop? Okay, so let me explain this. HYV seeds, high yield variety seeds. The plus point of high yield variety seeds is they promise us that they will give a better yield to the crops. Like for example, if we will use traditional seeds, so we will get 4 to 5 grams per crop. But high yield variety promises us to give 10 to 12 grains per crop. Okay, so higher variety seeds requires chemicals to grow, and we get chemicals by using fertilizers. Fertilizers have chemicals, that's why higher variety seeds grows, and this is why that higher variety seeds grows and the yield will increase. Example of genetic engineering. Example of genetic engineering. Do you know? Anybody know? My question. What is First, give us our answer. We don't know. Sorry. BT cotton is an example of genetic engineering. And Aditya say before. and our question what is beekeeping? What is beekeeping? जहाँ हम जो कि बी कीपिंग है जहाँ पर हम मधुमक्खियों को पालते हैं ताकि हम उनसे हनी ले सकें, बैग से ले सकें। हनी हम खाने के लिए और दवाइयों के लिए भी ले सकते हैं, और बैग से जिससे बहुत सारी मतलब दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो खर्चा रहता है वो कम रहता है, और जो मतलब प्रोडक्शन रहता है वो एडिशनल होता है। मतलब उससे में जितना हम प्रॉफिट लेते हैं उतना हमें खर्च नहीं करना पड़ता, मतलब बहुत इजी रहता है एक प्रकार से। अरे रुक तो जाइए, हो तो जाना है। My question is. Is any artificial thing is used in beekeeping For increasing the production of honey? Mellifera. No, it's it is the type of bee. Exotic breed. And here also we do breeding in exotic and indigenous for get a new breed that has desirable qualities like Italian bee and indigenous bee. The question is not on breed. breeding. The question is there anything is done by farmers to in the production of honey to increase the yielding? Yes. By artificial technology. We do पॉलीगन, मतलब हम उसके आसपास ज़्यादा फ्लावर वगैरह लगा देंगे तो जिससे वो लेंगे, जिससे क्वालिटी है वो तो एक अलग बात हो जाती है, और जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ेगी। अब भाई तेरे पास इतना सारा सामान है, तू वहाँ से ले ले। What is the composition of honey?
composition of honey, carbohydrate, and vitamins, and Glucose. proteins, glucose. Which is Indian bee? Indian bee. Apis indicus. Indica. Apis indica. Yes. I have also question. I have question. What is poultry farming? अरे क्वेश्चन Poultry farming is the farming in which we farm or cattle the birds for the production of egg and meat. Which type of food is required by the exotic breed, or which type of food is required by the layers, and which type of food is required by the broilers? The layers are the which we are grown for the eggs production, and the qualities, desired qualities which are needed in layers are they should be small and give No question more is eggs. this: what food is required for layers and boilers? Layers need the food like that are better for the egg or the protein, more proteinous food, and the broilers they need food, fats and protein required, because who will eat the meat and etc. they will also gain the more quantity of fat and protein. Okay, now we are giving the conclusion of the topic. So please give the conclusion of the topic, Group A. The conclusion of the topic is, in the field of farming, we should use manure and fertilizer in an equal ratio. For example, as we know that fertilizer damages the field, it decreases the natural fertility of the soil, but manure increases natural fertility of the soil. So, for the increase in quantity, we will use fertilizer, and increase in quality, we will use manure. So this is the conclusion of our topic. And by that topic, we learned that how the cattle farming is useful for us, and what is the method of growing the crops, and we also know about the different types of the manures. Moral is we should treat our animals good. और हमने देखा कि कैसे यहाँ पर गाय वगैरह हैं, उन्हें